नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आज आपको एक नया चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपके लिए जो सेकंड सिलेबस है यूपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए, उसमें ये फाउंडेशन चैप्टर है और ये अपना कैलकुलस का एक बहुत बड़ा लंबा पार्ट भी है। तो इसको आज स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसको हम पूरी डिटेल्स के बारे में समझाएंगे इसके कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है और इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे और जो एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से पहले पढ़ना पड़ेगा तुमको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। क्या होती है? इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन की एक रिवर्स प्रोसेस होती है। अगर हमारे पास कोई एफ है, मान लिया अगर हमारे पास कोई एफ कोई फंक्शन है, यदि इसका डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है जिससे हमें डेरिवेटिव प्राप्त होता है। मैंने मान लिया एफ डैश एक्स, ये एफ का डिफरेंशिएशन करने पर एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ। तो जो एफ डैश एक्स जो आया है हमारे पास, वो डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव। अगर हम इसका उल्टा पूछें, रिवर्स क्वेश्चन पूछें कि किसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, ये जो रिवर्स क्वेश्चन पूछना है यही इंटीग्रेशन कहलाता है। अगर मैं इसको रिवर्स ऐसे पूछने लगूं, ऐसे कर, ये ऐसे है, तो जो रिवर्स यानी ये किसका डेरिवेटिव है, ये जो रिवर्स क्वेश्चन पूछना ही मेरा इंटीग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, ये रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी? डेरिवेटिव की। तो आप इसको बोल सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज ए इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इंटीग्रेशन हमेशा डेरिवेटिव जो आता है उसको आप डिफरेंशिएशन करने के बाद पाते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देते हैं, तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन एक भी प्रोसेस होती है। अब जैसे हमारे पास कोई एफ एक्स है, देखो एग्जांपल के लिए, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या आया? कॉस एक्स आया, ये कॉस एक्स डेरिवेटिव आया। अगर मैं साइन एक्स प्लस का सी इसका डेरिवेटिव करूं तो ये भी कितना आएगा? कॉस एक्स आएगा। अगर इसका करूं एक्स स्क्वायर प्लस का सी तो इसका भी क्या आएगा? 2x आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आया है डेरिवेटिव, मैं इसको कहूं कि इसके ये किसका डेरिवेटिव? तो ये है साइन एक्स का। तो साइन एक्स क्या हो गया? इसका इंटीग्रेंट कितना हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रेशन। तो ये आया है, तो ये जो वैल्यू है साइन एक्स, ये इंटीग्रल है। क्या है? इंटीग्रल। तो रिवर्स प्रोसेस ही डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन है। तो अब आपको हम समझाएंगे कि इसके इंटीग्रेशन के मेथड, इंटीग्रेशन की प्रोसेस। तो इसमें देखो, इसका सिंबल देखो इंटीग्रेशन का। अगर हम इसको ऐसे लिख दें एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर में आ जाए हमारे पास जी एक्स, तो ये जो आया है एफ एक्स, ये कहलाता है इंटीग्रांड। क्या कहलाता है? इंटीग्रांड। आप जिसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं वो यहाँ पे dx है। जो आपको ये मिला है ये वाला इंटीग्रल है। क्या है? इंटीग्रल। इंटीग्रल। अच्छा, अगर हम इसके पास c कांस्टेंट लगा दें, क्यों आएगा? देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव भी cos x है, साइन एक्स प्लस सी इसका भी cos x है, एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका भी 2x है। कहने का मतलब है कि हम जब रिवर्स पूछते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि उसके साथ कांस्टेंट था या नहीं, क्योंकि कांस्टेंट अगर होता है किसी फंक्शन के साथ तो उसका जीरो हो जाता है, तो उसके लिए हमें पता नहीं होता है। तो उसके लिए हमें एक कांस्टेंट c देना पड़ता है, जिसको आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो, ये इंटीग्रेशन जो आता है किसी भी फंक्शन का करने के बाद, जो इंटीग्रल आता है वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यूनिक नहीं होता। क्योंकि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो जी एक्स आ गया, उसके साथ प्लस सी लगाते हैं, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि ये यूनिक नहीं होता, ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? यानी जी एक्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इसका नाम इनडेफिनेट है, क्योंकि इसके आंसर इनडेफिनेट आते हैं, इनफाइनाइट आता है, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रखा गया है। अब देखिए, मैं कैलकुलस के बारे में बता देता हूं। देखो, कैलकुलस जो है वो पूरा
दो पार्टों में डिवाइड है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रेशन कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस अलग है, इंटीग्रल कैलकुलेशन अलग है। अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं, 11 में भी पढ़ के आए हैं कुछ, और पार्ट इसका और कुछ पार्ट अब 12th में भी पढ़े हैं। इसमें 3-4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इसका पार्ट होता है भाई, वैसे देखें तो फंक्शन के बाद आता है आईटीएफ के बाद आता है लिमिट्स के बाद आता है डेरिवेटिव, और फिर एमओडी जिसको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जस्ट उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के भी दो पार्ट होते हैं। इंटीग्रेशन के एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देख लेना, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो ही हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सीख सकते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक फाउंडेशन चैप्टर है। अगर इसको सीख लिया तो ये समझो कैलकुलस का पूरा आधा पार्ट आपने कवर कर लिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन सीखने के बाद इंटीग्रेशन सीखा जाता है। यदि इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में सोचना भी मत, कुछ होगा ही नहीं। अगर आप कर भी लोगे तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक फाउंडेशन चैप्टर है, इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको सही से कर लेते हो, 2 या 3 बार भी कर लेते हो, अगर समझ जाते हो, तो ही आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को आसानी से समझ सकते हैं। अब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैं आपको मेथड बताऊंगा। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा हाउ टू इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हाउ टू इंटीग्रेट। देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने के बहुत से रूल हैं। प्लस का माइनस का अलग रूल है, और पावर्स का अलग रूल है, प्रोडक्ट का अलग रूल है, डिवाइड का अलग रूल है। पावर्स पे पावर्स होते तो लॉग लेके कर देते। बहुत सारे मेथड हैं। तो डिफरेंशिएशन के मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के मेथड बहुत कम हैं। तो इंटीग्रेशन के मेथड ज्यादा नहीं है, तो इसी कारण इसको टफ माना जाता है। अगर आप ये चीज समझ लें कि इंटीग्रेशन के कितने मेथड हैं, उसके हिसाब से आप करते हैं तो आप और आसानी हो जाएगी समझना। देखिए, इसके एल्जेब्रिक रूल देखो। देखो, इसके एल्जेब्रिक रूल दो ही हैं ब्रह्मांड में। पहला है A1। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है fx इंटू डी एक्स, तो आप कांस्टेंट को बाहर रख लीजिए और fx इंटू डी एक्स उसका कर दीजिए। मेथड दूसरा, यदि हमारे पास fx प्लस माइनस का gx दो अलग अलग प्लस में और माइनस में कोई फंक्शन है, तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। बस, ना तो इसका कोई अलग मेथड है, ना तो कोई प्रोडक्ट है, ना कोई डिवाइड का है, ना कोई पावर्स का है। बस हमें इन फॉर्म में हमें उनको बदलना पड़ेगा, फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो उन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से हम करेंगे तो हमारे पास पूरी 32 इंटीग्रेशन है। कितने हैं? 32। यदि आप 32 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बस हमारा इस जीवन में एक ही लक्ष्य होगा इंटीग्रेशन करने का, कि आपको कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ हो, डिवाइड में दिया हुआ हो, पावर्स में दिया हुआ हो, किसे कैसे भी दिया हुआ हो, इन ही दो मेथडों में उसको तोड़ना पड़ेगा। यदि प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो उसको प्लस माइनस में करना पड़ेगा। आप अगर मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करना चाहते हो तो वैसे भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हमारा परम लक्ष्य यही होगा कि आप कैसे भी इंटीग्रेशन है उसको सिर्फ प्लस माइनस में ही तोड़ना पड़ेगा, और वो भी ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा कि एफ एक्स और जी एक्स इस रूप में कि आप उनके इंटीग्रेशन जानते हो। तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन उनको याद करने के लिए मैं लिस्ट बनाई दे रहा हूं। पहला एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन, ये होता है एन
x की पावर n+1 ध्यान रखना n नॉट इक्वल्स टू -1। यदि n की पावर यानी n की वैल्यू -1 होगी तो उसके लिए वो डिफाइन नहीं है, और जब -1 होगी तो उसका अलग मेथड है। देखो अगर हमारे पास sin x है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा cos x प्लस का c माइनस, इसके साथ भी c आएगा, c 100% आएगा क्योंकि ये c एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसके बिना आप कर नहीं सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर नहीं लगाएंगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में चला जाएगा और आपको बता भी नहीं सकता, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अब पर्टिकुलर कर्व को तुम जानते ही हो, तो ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका sin x का माइनस का cos x प्लस c, cos x का sin x प्लस का c, और उसके हिसाब से और उसका tan x इंटू sec x, इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस का c, और इसके बाद 1/x का ये क्या होता है ln x log x mod, 1/x का log mod में x होता है, log x नहीं mod में x, अंतर होता है। स्टार लगा दे रहा हूं, बाद में इसके बताऊंगा कि mod x क्यों आता है। लेकिन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है। ध्यान रखना mod x और x में अंतर होता है। अच्छा, इसके हिसाब से a की पावर x, ये बहुत ही बेशरम फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो भी e की पावर x, इंटीग्रेशन करो तो भी e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस का c। अच्छा, a की पावर x, इसका इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन में log e बेस a प्लस का c। अच्छा, उसके बाद 1/x² प्लस 1 इंटू dx tan इनवर्स x, 1/1 माइनस x² रूट में इंटू dx साइन इनवर्स x प्लस का c 1/x रूट में x² माइनस 1 इंटीग्रेशन dx sec इनवर्स x प्लस का c। देखो sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं मोड आता है, लेकिन यहां पर विदाउट मोड के भी इंटीग्रेशन करते हैं sec इनवर्स आता है, इसको भी बाद में बता दूंगा। अब आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 2 3 और बता रहा हूं। अब देखो, अब आप tan इनवर्स का सॉरी sec स्क्वायर का जानते हैं, किसका जानते हैं, sec स्क्वायर का। sec स्क्वायर x का कितना होता है, tan x प्लस का c, एक होता है cosec स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx माइनस का cosec x प्लस का c। माइनस को याद रखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज याद रखना, जिसके पास c होगा उसके साथ माइनस आएगा, 100% आएगा। देखो वहां पे cos आया था, cos के पास माइनस आया, यहाँ पे cosec आया है, cosec का नहीं सॉरी ये cot आएगा, सॉरी cot आएगा, तो यहाँ पे क्या आया है, c आया है, इसका भी माइनस आएगा, तो इसको याद रखने के लिए करना पड़ता है। अब एक और है tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx, तो इसको तोड़ लेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको डायरेक्ट ही याद रखेंगे, इंटू dx ये होता है tan x माइनस का x प्लस का c। ऐसे ही cot स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन याद रखेंगे, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस का 1 इंटीग्रेशन dx, ये होता है माइनस का cot x माइनस का x प्लस का c। और 2 4 और स्टैंडर्ड हैं वो बता रहा हूं, -1/x², इसका या 1/x² इंटीग्रेशन dx माइनस का 1/x प्लस का c होता है, और 1/√2 इंटीग्रेशन dx ये होता है 2√x प्लस का c। ये भी और स्टैंडर्ड है। आप इन सभी फॉर्मूलों को अगर याद भी कर लें तो ही इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मूलों से आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इसके बाद है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको सिखाए जाएंगे कि इंटीग्रेशन करने के कितने मेथड बनाए गए हैं। तो इंटीग्रेशन करने के मेथड 5 हैं, और इंटीग्रेशन की फॉर्म भी आपको याद करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन की जो फॉर्म है वो भी 32 हैं, इसका मतलब है हमारे पूरे सिलेबस में 64 ही हैं, 32 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, 32 ही फॉर्म, यानी टोटल मिला के 64, 64।
अगर आप 64 को भी कर लेते तो पूरा सिलेबस, मैं तो ये कहता हूँ IIT तलक का भी सिलेबस इसी 64 ही फॉर्मों 64 ही इंटीग्रेशन और फॉर्मों में से ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं जा सकता। आप इन्हीं को कर ले, 15-16 मैंने लिखा दी हैं, बाकी और भी कराऊंगा चैप्टर्स के अनुसार। अब देखो आपको सिखाया जाएगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हमारे पास 5 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 5। 5 से अलावा कोई भी नहीं है। पहला वैसे बनाया गया नाम, मैं तो उसको नाम देता हूं कुटर पुटर मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। चौथा है बाई पार्ट्स। और लास्ट है मिसलीनियस। मिसलीनियस का मतलब है इन सभी में से एक साथ यूज हो सकता है कोई। ये 5 ही मेथड है। इन 5 मेथडों के बाद पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कवर हो जाता है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसको पढ़ना बड़ा आसान है। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुछ इंटीग्रेशन ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, आपको बता रहा हूं कि कैसे करने। देखो तो सबसे पहला मेथड बताऊंगा मैं को कुटर पुटर मेथड। कौन सा? कुटर पुटर मेथड। तो कुटर पुटर M1। कुटर पुटर में क्या है, थोड़ा बहुत एल्जेब्रिक लगा के और थोड़ा बहुत जोड़ घटाव करके और जो स्टैंडर्ड है वही फॉर्मूला में लाना पड़ेगा, उसको ही कुटर पुटर मेथड बोलते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूं 2 की पावर x इंटू ई की पावर x इंटीग्रेशन dx। इसको कैसे करेंगे सोचो। यहां पर मल्टीप्लाई भी है, मैं मल्टीप्लाई का रूल नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास कोई मेथड नहीं है। पूरे एल्जेब्रिकल मेथड 2 ही हैं, उन्हीं 2 मेथडों से ही इंटीग्रेशन होगा। ना तो कोई प्रोडक्ट का रूल है, ना कोई डिवाइड का रूल है, ना पावर्स का रूल है, ना ही कोई लॉग वाला सिस्टम है। जैसे बोलते थे अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग ले लो, यहां पे कोई नहीं है ऐसा मेथड। आपको स्टैंडर्ड आना पड़ेगा जो मैंने 15 फॉर्म बनाई है। अब वो देखो कैसे। जब सेम पावर है तो उनका ऐसे भी कर सकता हूं, 2e की यानी e इसकी पावर होल s, तो इसको 2e एक a मान सकता हूं क्योंकि मैं इंटीग्रेशन जानता हूं a की पावर x का। तो a की पावर x का क्या था, a की पावर x अपॉन में log e a और प्लस का c। तो आप इसको 2e को a की तरह ट्रीट कर सकते हो, a ही समझ सकते हो, इंटू dx बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e की पावर होल x और अपॉन में log 2e प्लस का c। इसका आंसर है। नोट कर लिए? अगर आपको नोट करना है और इसके बाद और है एक और, वो मैं बता रहा हूं। cos 2x इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x इंटू इंटू में सॉरी इंटू में इंटू dx। cos 2x, अब देखो आप cos x को तोड़ सकते हो, cos 2x ऊपर वाले को फॉर्मूले को, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर चला गया, साइन से साइन चला गया, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर जाके साइन स्क्वायर बचा है cosec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx माइनस का ये वाला sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो आप जानते हैं स्टैंडर्ड आ गया कि नहीं, कोसेक, कोसेक का तो जानते हैं स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का cot x, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का tan x प्लस का c। इसका आंसर है। नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो।
ये इंटीग्रेशन जो होता है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया निकालने के लिए सबसे बड़ा मेथड है। कोई भी और नहीं मेथड, अगर कोई कर्व बन रहा है तो उसके हिसाब से अगर कोई आपकी वैल्यू भी दे रखी है कि कहां से कहां तक निकालना, तो एरिया निकालने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। तो अब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे अब कुछ एनसीईआरटी बुक के। तो इसमें पहला जो एंटी डेरिवेटिव में पूछा है निरीक्षण विधि से। आप निरीक्षण विधि का मतलब है आप जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसमें सी नहीं आता। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्सरसाइज है 7.1, इसका पहला क्वेश्चन है sin 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव करना है। तो एंटी डेरिवेटिव में हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका हम डेरिवेटिव जानते हैं। तो मैं cos 2x का डेरिवेटिव जानता हूं। cos 2x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin 2x इंटू 2, ये होता है। देखो मुझे यहां से माइनस का और 2 भगाना है, गायब करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस -2 को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा -1/2 d dx cos 2x, ये हो जाएगा sin 2x। अब देखो इसको अंदर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा d dx -1/2 cos 2x बराबर में sin 2x। अब देखो ये वाला फंक्शन, ये इसका क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? sin 2x, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, sin 2x इक्वल -1/2 cos 2x आएगा। इसमें प्लस सी इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आप निरीक्षण विधि से निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएशन जानते हैं, अगर डिफरेंशिएशन का साइन लगा हुआ है तो प्लस का सी का 0 हो जाएगा, इसका नहीं आता है। बाकी के सब तुम कर सकते हो, कोई भी एक ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। देखो cos 3x है, ऐसे इसका आ जाएगा माइनस का 1/3, जो सॉरी 1/3 sin 3x आ जाएगा, वो sin 3x आ जाएगा। देखिए e की पावर 2x, अब आप e की पावर 2x है। अब एक और मेथड इसमें बता दो, लविंग फॉर्म्स। लविंग फॉर्म्स में से सबसे पहली आती है पहली वाली, लीनियर। देखिए जब तक इंटीग्रेशन खत्म होता है तब तक इसको याद रखना, लविंग फॉर्म को, ये तब तक काम आएगी जब तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता। तो लविंग फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन कर रहा है, मान लिया कोई हमारे पास इंटीग्रेशन है f(x) इंटू dx और इसका है gx प्लस का c, मैंने कर दिया। तो देखो x की जगह पे कुछ नहीं है, स्टैंड है अपने आप में x। अगर x की जगह पे कोई एक मैं लीनियर रख दूं, जैसे मान लिया f(ax) प्लस का b, लीनियर ही के लिए लागू होता है। तो इसका मान लिया ये g(ax) प्लस b है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, जो x का जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका नीचे डिवाइड कर दो, प्लस c लगा दो। इसका मतलब है यदि लीनियर है x की जगह तो उसका जो कोफिशिएंट है करने के बाद उसमें डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे e की पावर 2x है तो 2x है, तो ये लीनियर है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू dx बराबर में, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है, प्लस का c, ये आंसर है। तो आप कर सकते हो, पहले जो क्वेश्चन है वो एंटी डेरिवेटिव यानी वो निरीक्षण विधि से ही करना है, उसमें सी नहीं आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सी लगा दिया तो मैंने तो ये इंटीग्रेशन किया है, एंटी डेरिवेटिव नहीं किया है। क्या किया है? इंटीग्रेशन। अब देखो बाकी भी कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 4e की पावर 3x प्लस का 1 इंटीग्रेशन dx। तो प्लस माइनस है, अलजेब्रा का रूल सेकंड वाला लग जाएगा और इसमें फर्स्ट वाला लगेगा। 4 इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, dx प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। 4 इसका करेंगे e की पावर 3x, x का कोफिशिएंट 3 डिवाइड कर देंगे और प्लस का कितना आ जाएगा x प्लस का c, दोनों के लिए एक अलग से c लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए।
एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² मल्टीप्लाई में। देखिए मल्टीप्लाई का कोई रूल भी नहीं बताया मैंने, स्टैंडर्ड बताया कि यदि आपके पास कोई भी फंक्शन है उसको तोड़िए किसके रूप में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप, जिसमें आप इंटीग्रेशन जानते हो, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x², इसके पास जाएगा तो x²/x², इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा x², ये इससे कट गया, -1 इंटू dx। अब तो हम जानते हैं x² का x³ माइनस का कितना आ जाएगा, x प्लस का c, ये इसका आंसर है। यहाँ लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, लिख दिया करना, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद और है कि x² प्लस bx प्लस c, इसका होल इंटीग्रेशन, साफ कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, ax² प्लस का bx प्लस का c इंटीग्रेशन dx। अब देखो अलग अलग कर लेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² इंटू dx प्लस का b भी कांस्टेंट है, x dx प्लस का c भी कांस्टेंट है इंटू dx। इसका करेंगे तो हो जाएगा ax³ प्लस का bx² प्लस cx प्लस का एक c1 अलग से इंटीग्रेशन। अब c1 जो है हमारे पास वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है,